हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में कि जो कंडक्टर है जब उसके थ्रू कोई भी करंट बहता है, यानी कि जब उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उत्पन्न होता है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। और वो गर्म किस वजह से होता है? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करते हैं कॉलिजन के टाइम, और शेयरिंग के दौरान वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और ये हीट एनर्जी शो कैसे होती है हमें? पावर डिसिपेटेड के फॉर्म में, जो कि कंडक्टर गर्म होकर हमें दर्शाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर को स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके सामने दो बल्ब्स रखे हुए हैं। पहला है आपका बल्ब 1, दूसरा है आपका बल्ब नंबर 2। ठीक है, अब इनके बारे में आपको सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो बल्ब 1 है, यानी जो पहला बल्ब है, वो 200 जूल्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, 200 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन टाइम लेता है 20 मिनट्स का। यानी कि 200 जूल ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है 20 मिनट में। वहीं पर जो हमारा बल्ब 2 है वो भी प्रोड्यूस करता है सेम एनर्जी को, 200 जूल्स ऑफ एनर्जी को, बट टाइम लेता है हमारा 10 मिनट्स। यानी कि इसका आधा टाइम लेके सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब कोई आपसे पूछे कि किसके अंदर ज़्यादा पावर है, किसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर है, बल्ब 1 के पास या बल्ब 2 के पास, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली आप ये कहेंगे कि बल्ब 2 ज़्यादा पावरफुल है बल्ब 1 के कारण। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन टाइम कम ले रहा है। मतलब बल्ब 2 इज़ मोर पावरफुल देन बल्ब 1 बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कम टाइम के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को आप समझ चुके होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ। अब एक चीज़ को समझिए, पावर उस चीज़ की ज़्यादा होगी जो कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करे। यानी कि पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हीट एनर्जी यानी कि सिंपल एनर्जी के। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम टेकन के। मतलब कम टाइम में कोई काम ज़्यादा करेगी तो उसके पास ज़्यादा पावर है, और जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज़्यादा पावर है। इसका मतलब ये हो गया। नॉर्मल क्लासेस में यानी छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा भी है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। यानी कोई भी चीज़ कितना वर्क करे पर यूनिट टाइम, वो होता है आपका पावर का फॉर्मूला। और आपने ये भी पता है कि जो वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर है, यानी वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी। यानी कोई भी बॉडी कितनी एनर्जी एक्सपैंड करेगी या फिर कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगी वो उसके वर्क डन के बराबर होगी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको आप क्लास 11th में और डीपली पढ़ेंगे। और आपको ये भी पता है वर्क जूल्स में नापा जाता है। सिमिलरली आपकी जो एनर्जी है वो भी जूल्स में नापी जाती है। ठीक है, अब दोनों जूल्स में नापी जाती है, मतलब दोनों की एसआई यूनिट सेम है। एसआई यूनिट सेम होने के कारण दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह ई भी आ सकता है, मतलब पावर की जगह E/T भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ई क्या है? एनर्जी। और तब से हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? हीट एनर्जी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने वही तो पढ़ा था, हीट एनर्जी क्या होती है। और हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एच से। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? P इज़ H/T। P क्या हो जाएगा? H/T। देखिए अब पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? H/T। H/T हो गया पावर का फॉर्मूला। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पावर है वो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के, और दूसरी चीज़ यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T के। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे H को कांस्टेंट बनाए तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के, जैसे कि आप देख सकते हैं। और या फिर आप अगर यहाँ पे T को कांस्टेंट बनाएं तो H क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के। ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। और यही दोनों चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर, ये है ना, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H और P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए। मतलब आपको इतना समझ आ चुका है कि जो पावर का मेन फॉर्मूला होने वाला है वो है H/T। पावर का जो मेन फॉर्मूला है वो होने वाला है H/T। फॉर्मूले तक की बात तो हम समझ चुके हैं, बट अभी हमें ये समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफाइन करना भी आना आपको चाहिए। यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज पावर, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम भी आप कह सकते हैं पावर के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या है आपका? पावर इज़ नोन एज, या फिर इज़ टर्म्ड एज, या फिर इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई।
या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको, एनर्जी रिलीज्ड या फिर हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज, तो लिख दिया, अब लिख देते हैं टर्म्ड एज या फिर कॉल्ड एज, यहाँ पर टर्म्ड एज लिख देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म लगता है, इस टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मतलब आप इतना समझ गए। मतलब आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे कम टाइम में, वो उसकी पावर को डिटरमाइन करेगा, या फिर वो कितना ज़्यादा वर्क करे टाइम के अपॉन टाइम, वो उसकी पावर को डिटरमाइन करेगा। वर्क क्या होगा उसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने थ्रू बहाना, यानी उसके फ्लो को मेंटेन रखना, वो क्या होगा उसका वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो इतनी आप चीज़ें जान चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब चलिए इसके और फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। आइए ज़रा पावर की एसआई यूनिट और उसके फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट तो हम फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम पावर के फॉर्मूले को समझते हैं। पावर का मेन फॉर्मूला क्या था, H/T। एच किस में नापा जाता है, जूल्स में, क्योंकि ये एनर्जी है। टाइम किस में नापा जाता है, सेकेंड्स में। तो यहाँ से जो हमें एसआई यूनिट मिली पावर की, वो क्या हो सकती है, खुद सोचिए, बताइए। जूल पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड हो सकती है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जूल पर सेकेंड या फिर जूल सेकेंड इनवर्स को एक और टर्म में क्या कहा जाता है, इसकी इस यूनिट को कहा क्या जाता है, एज टुगेदर, इसको कहा जाता है वॉट, WATT, वॉट। ठीक है, मतलब पावर की जो यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है आपकी वॉट। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब जो मैं बात कर रहा था इसके दूसरे फॉर्मूलेस, उनको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। पावर का मेन फॉर्मूला क्या देखा हमने, शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। पावर क्या था, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो पावर हो गया E/T। अब अभी इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी तक, हीट एनर्जी की, तो यहाँ पे हो गया H/T। ठीक है, अब पिछली क्लासेस में, मतलब पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि H किसके बराबर होता है, I² के। क्यों, क्योंकि किसी कंडक्टर में कितना करंट बह रहा है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H, और कितने टाइम के लिए उस कंडक्टर में करंट बह रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H। फिर सॉल्व करके आपके सामने आया था H = I²RT। अब H की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, नीचे T पहले से ही है, T से T कट गया, तो P का फॉर्मूला आ गया I²R। P का फॉर्मूला क्या आ गया, I²R। ठीक है, तो P का एक फॉर्मूला आपका आ गया I²R, ये R है, ये P है। ठीक है, P का एक फॉर्मूला आ गया I²R। अब देखिए ओम्स लॉ से आप जानते हैं V क्या होता है, I R के बराबर, तो यहाँ से आपको क्या मिला, I क्या हो गया, V/R। अब ये I की जो वैल्यू है V/R, इसको इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, P सबसे पहले क्या है, I²R। अब I की वैल्यू आपको यहाँ डालनी है, तो क्या हो जाएगा, V/R का स्क्वायर इंटू R, V/R का स्क्वायर V²/R² इंटू R। ऊपर एक R है, नीचे एक R² है, तो इस स्क्वायर से ये R गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, मतलब P का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, V²/R बन गया ना, V²/R। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूला आप समझ गए, एक हो गया I²R, एक हो गया V²/R। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। सपोज़ करिए आप V का जो नॉर्मल फॉर्मूला है I²R, उसको यहाँ पे पुट कर दें, V का जो नॉर्मल फॉर्मूला है I²R, उसको यहाँ पे पुट कर दें, फिर देखते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। V का एक फॉर्मूला क्या है, IR, ओम्स लॉ से आप ये जानते हैं। यहाँ से R की वैल्यू क्या हो गई, अब V/I, क्या हो गई, V/I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, अब R की इस वाली वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है, इस R की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं। P क्या आया अभी नया नया हमारा, V²/R। हमने बोला R की वैल्यू डाल दो V/I, तो क्या हो गया, V²/V/I। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर क्या आएगा, V²/V इंटू I, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये इससे ये गया, तो क्या आ गया, VI, तो यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, VI, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो आपको पावर के यहाँ पे नए नए 3 फॉर्मूले मिल गए, उनको ज़रा मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मिला P क्या हो गया आपके I²R के बराबर, वेरी गुड। फिर क्या हो गया, P हो गया आपका V²/R के बराबर। ठीक है, सिंपल।
और थर्ड हो गया आपका पावर वी आई, यानी वी मल्टीप्लाइड बाय आई। ये तीन आपको फॉर्मूले मिल गए पावर के। ठीक है, आपको वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। कौन सा वाला? ये वाला H/T वाला। और ये तीन फॉर्मूले भी याद रखने हैं, मतलब टोटल आपके 4 फॉर्मूले हैं पावर के। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको ज़रा हीट एनर्जी का फॉर्मूला ही बता देता हूँ। पहले एक बात समझिए, जो P है वो आपका क्या है? H/T। तो यहाँ से H क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P/T। सिंपल हो गया। अब देखिए H इज इक्वल्स P की फॉर्मूला क्या है? I²RT, I²R, और T यहाँ से आ गया I²RT, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब P का एक और फॉर्मूला क्या है? V²/R। दिख रहा है? V²/R, या I²/R था, ये V²/R। तो ठीक है, अब H क्या हो सकता है आपका? V²/R। क्यों? क्योंकि पावर की वैल्यू डाली, मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि यहीं से आया टाइम। और फिर एक VI था, तो H क्या हो गया? VIT। तो यहाँ से आपको हीट एनर्जी के यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले साफ साफ मिल गए। और कितने मिलते जुलते फॉर्मूले हैं ये, जैसे खुद सोच के देखिए। पावर का फॉर्मूला है I²R, दूसरा फॉर्मूला है V²/R, तीसरा है VI। अब इसमें टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, T T T। तो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I²RT, V²/R/T और VIT। 3 फॉर्मूले, सिंपल। तो ये तो था अभी तक आपका इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट्स में आपको हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की तुरंत कोशिश करेंगे। और ये लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक था। इसके बाद बस इसका मिलता जुलता एक और टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसको आपको समझना है, वो थोड़ा न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इसलिए उसको मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं बोला। उस टॉपिक को करने के बाद डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी और हम हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। बाय।